नमस्कार फ्रेंड्स, कपिल साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो इस टॉपिक को डील करने का कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मराइन प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है। तो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो जिस जिस मैराइन रीजन का जो भी खनिज संसाधन अवेलेबल होता है उसका दोहन करने के लिए एक आरक्षित क्षेत्र होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक समुद्री सीमा होता है जिस पर जो प्रत्येक देश के हिसाब से बटा होता है। अपने अपने देश के लिए जहाँ समुद्री सीमा होता है ऐसे देश कंट्रीज़ में बटा होता है। तो एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इस पर खनिज संसाधन, वाइल्ड लाइफ, फिशेस, कोरल रीफ्स इत्यादि की प्रचुरता पाई जाती है। जो अन्य देश का जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया होता है वहाँ तक जो है किसी अन्य देश को गतिविधि करने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसा एरिया जो है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है। टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत अगर परिभाषा हम देखेंगे तो IUCN जो यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने जो है प्रोटेक्टेड एरिया का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया है। एक क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक डेडिकेटेड और मैनेज्ड एरिया होता है, एक रूल्स जहां लागू होता है, जिस एरिया को कंजर्व की ज़रूरत होता है, नेचर की खूबसूरती जहाँ होता है। तो ऐसा एरिया होता है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। इस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को नॉटिकल मील इत्यादि में नापते हैं। 200 नॉटिकल मील समथिंग ऐसे नॉटिकल मील में जो है मापा जाता है समुद्री सीमा को। अन्य डेफिनेशन अगर देखें तो 2010 में IUCN ने ही एक और डेफिनेशन दिया है, एनी एरिया ऑफ द इंटरटाइडल और सबटाइडल टेरिटरियन। तो ये जो है सबटाइडल या इंटरटाइडल जोन वाला जो समुद्री इलाका है, वहाँ जो फ्लोरा, वहाँ का वाटर, वहाँ का फाउना, वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ का कल्चरल प्लेस, वहाँ का सोसाइटी इत्यादि का यूज़, वहाँ के इन्वायरमेंट इत्यादि का यूज़ कर पाने में सक्षम जो एरिया होता है, एक डिसाइडेबल एरिया होता है। और भी बहुत सारे परिभाषा समय समय में दिए गए हैं मराइन प्रोटेक्टेड एरिया का। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो टोटली मैराइन एरिया विथ नो सिग्निफिकेंट टेरेस्ट्रियल पार्ट्स। तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो IUCN द्वारा प्रोटेक्टेड जो एरिया है उसकी कैटेगरीज बेसिकली हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तो कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एक होता है IA कैटेगरीज, जिसके अंतर्गत स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व वाला पार्ट आता है। इसके अंतर्गत मैराइन रिजर्व प्लेस जिसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन की आवश्यकता होता है। ये बेसिकली केनिया और बेलाइज जैसे कंट्रीज़ में है। दूसरा कैटेगरीज होता है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया का IB, यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं वाइल्डरनेस एरिया, इसके अंतर्गत नेशनल पार्क के अंतर्गत अगर देखें तो मैराइन पार्क, जो समुद्री सीमा से जो लगा हुआ इलाका है मैराइन पार्क, जैसे गोवा बीच इत्यादि प्लेस को जो है मैराइन पार्क जैसे प्लेस में गिना जाता है। ये मैक्सिमम पाए जाते हैं तंजानिया इलाके में। थर्ड नंबर का कैटेगरी या थर्ड टाइप ऑफ मराइन प्रोटेक्टेड एरिया होता है नेचुरल मोन्यूमेंट और फीचर्स। तो कुछ नेचुरल ऐसे खूबसूरती समुद्री जो एरिया होता है उसमें बने होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी होता है हैबिट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। तो बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे फिशरीज और उसके नर्सिंग ग्राउंड्स, कोरल रीफ्स इत्यादि का एरिया होता है, इत्यादि का आवास स्थल होता है ये मराइन प्रोटेक्टेड एरिया। यानी कि और उस संसाधन का यूज़ करने के लिए जो नॉटिकल मील में नाप कर प्रत्येक देश का एक सीमा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट टाइप ऑफ मराइन प्रोटेक्टेड एरिया होता है सी स्कैप। तो सी स्कैप भी एक लैंडस्केप से, लैंड से लगा हुआ एरिया होता है।
सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सतत इस नेचुरल रिसोर्सेज जो समुद्र में अथाह जो रिसोर्सेज है, संसाधन जो भरे पड़े हुए हैं, उसका सतत निर्बाध रूप से लंबे समय तक यूज़ कर सकें, और समुद्र को इससे कोई ज़्यादा खतरा ना हो, तो इस टाइप के जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे उसको सतत या सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ के अंतर्गत रखा जाता है। इसके लिए जो है प्रोटेक्टेड एरिया को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इत्यादि मिलकर जो है एक चिन्हित करते हैं, एक जगह चिन्हित करते हैं कि इस एरिया में जैसे 800 साइट चिन्हित किए गए हैं। मैन एंड बायोस्फेयर, तो यूनेस्को ने जो है बायोस्फेयर, इन जो समुद्री इलाका है वहाँ बायोस्फेयर जो इलाका है ऐसे चिन्हित किए हैं, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत ही ये आते हैं। रामसार साइट एक खास जगह होता है, ये वेटलैंड वाला यानी कि समुद्र के किनारे वाला ही गीला ज़मीन वाला एरिया होता है। रामसार साइट बेसिकली ये भी मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। स्ट्रेसर्स अगर देखें तो क्या चीज़ जो है प्रभावित कर रहा है इस मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को, तो इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं वो बेसिकली प्रभावित कर रहे हैं। पॉल्यूशन, जो वातावरण लगातार दूषित हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयली पॉल्यूशन और अन्य पॉल्यूशन की वजह से इस मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को खतरा है। एसिडिफिकेशन यानी कि एसिड वर्षा की वजह से भी एसिड वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं दो गैसेस, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर जो है एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से भी मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को नुकसान हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो हो रहे हैं मोटर कार इत्यादि से, ये मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया भी प्रभावित हो रहे हैं। फिशरीज भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स अगर देखें तो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया का यूज़ करके इकोनॉमी बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ है जो अपना इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं इन मराइन प्रोटेक्टेड एरिया में उपलब्ध संसाधनों का यूज़ करके। जैसे आइसलैंड, फिलीपींस इत्यादि कंट्रीज़ जो है तेज़ी से अपना इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ भी इन एरियाज़ पर, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया पर आरक्षित है। मैनेजमेंट अगर देखें तो कैसे मैनेज किया जाए, तो एक निश्चित अमाउंट में फिश को पकड़ा जाए, वहाँ उपलब्ध कोरल रीफ इत्यादि संसाधनों का यूज़ किया जाए। इसके लिए एक नियत अमाउंट में जो है टूरिज्म का परमिशन दिया जाए। तो इन सब को लेकर एक उपयुक्त रूल्स कानून बनाया जाना चाहिए। हालांकि समय समय पर ये मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे बहुत सारे रूल्स बने हैं, लेकिन सही से लागू किया जाना ज़रूरी है। इन मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक जोन होते हैं जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, यानी कि EEZ। तो EEZ ऐसा इलाका होता है जिस इलाके में काफ़ी हद तक मानव गतिविधि इत्यादि के द्वारा वहाँ के संसाधन का दोहन करते हैं। तो संसाधनों का दोहन इस EEZ इलाके में कर सकते हैं। एक निश्चित एरिया होता है, एक डिसाइडेबल एरिया होता है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जो है डिवाइडेड रहता है। और मैनेजमेंट में अगर देखें तो सीजनल एंड टेम्पोररी मैनेजमेंट, तो इसके अंतर्गत जो है कुछ एक्टिविटीज़ का परमिशन दिया जाता है। कुछ स्पॉनिंग या नर्सिंग ग्राउंड इत्यादि भी पाया जाता है जो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। मल्टीपल यूज़ MPA, तो इस मराइन प्रोटेक्टेड एरिया का कितना अमाउंट में यूज़ किया जाए, कितना यूज़ किया जाए, कितना प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड रिलेटेड अप्रोच, तो समुदाय को कैसे इसे जोड़ा जाए और समुदाय के साथ एक कम्युनिटी का निरंतर विकास होता रहे, सतत विकास होता रहे, उस पर ध्यान दिया जाता है। नेटवर्क देख लेते हैं, तो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क
एक तरह का ग्रुप ऑफ एनपीए होता है, प्रत्येक देश का अपना एनपीए होता है, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो एक तरह का ग्रुप होता है मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क। इंटरनेशनल स्तर पर एफर्ट अगर देखें मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने के लिए, तो 17वीं शताब्दी में आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नामक संस्था ने जो है कैलिफोर्निया से जो है अपना एफर्ट किया है कि रूल्स जो है प्रकाशित किए हैं। एक समिट, वर्ल्ड समिट भी हुआ था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। 2002 में कहा गया था, यानी कि समुद्री संसाधन का भी हम लोग यूज़ कर पाएँ और समुद्र को नुकसान भी ना हो। एक G8 नेशंस हुआ था 2003 में, इसमें भी मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने की बात कही गई थी। विभिन्न इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स का भी निर्माण हुआ है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी हुआ था 2004 में। 2006 में भी नेशनल एंड रीजनल लेवल पर मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को सेव करने की बात कही गई थी। इसी प्रकार 2008 में, 9 में, 2012 में मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में विचार किया गया था। ग्लोबल लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो कौन कौन सा समझौता ट्रीटीज़ हुआ है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो समुद्री जो सीमा होता है उसको, उसके लिए जो है रूल्स रेगुलेशन यूनाइटेड नेशन द्वारा एक कन्वेंशन के माध्यम से, एक समझौता के माध्यम से दिया गया। अंटार्कटिक ट्रेस्टी सिस्टम ये 7 अप्रैल 1982 को लागू हुआ। इसमें भी डिस्कस किया गया कि जो मराइन रिसोर्सेज है उसका यूज़ किस सीमा तक किया जाए और कौन सा देश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्था है जो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे PIMPSC जिसका फुल फॉर्म होता है पैसिफिक आइसलैंड मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज कम्युनिटी। इसके अलावा एक नैमपैन नाम का संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क। ये संस्था भी मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही CCAMLR जिसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेस, तो ये भी संस्था मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। टारगेट क्या है, तो अगर टारगेट है तो अमेरिकन समोआ, इन जो अमेरिकन समोआ नाम का जो 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 कंट्रीज़ है या फिर कहना चाहिए जो संस्था है, इनका टारगेट था कि 2010 तक 20% रिप को प्रोटेक्ट किया जाए। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये जो इनकी जो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया की संस्था है, इन्होंने जो है 19 मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को जो है 2010 में डिफाइन किया। इसी प्रकार अन्य देश ने जो है कोरल रीफ, टर्टल को बचाने के लिए, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, ब्रीडिंग एरियाज को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एफर्ट किए हैं। मराइन कंजर्वेशन के लिए 10% मराइन कंजर्वेशन का लक्ष्य रखा है 2020 तक कनाडा ने। क्यूबा नामक कंट्री ने 22% लैंड हैबिटेट को बचाने के लिए एफर्ट किया है। 25% तक कोरल रीफ को बचाने के लिए टारगेट रखा है। 25% तक वेटलैंड को बचाने की कोशिश किए हैं। इसी प्रकार अन्य कंट्रीज़ ने जो है इकोसिस्टम को, कोस्टल रीजन को, मैराइन रीजन को और वहाँ पाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उसको सेव करने के लिए विभिन्न टारगेट रखे हैं। ये सभी देश जो है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं। इस एरियाज़ में जो है मराइन जो एनिमल्स है और प्लांट्स है वो, और संसाधन, खनिज संसाधन है वो पाए जाते हैं। नेशनल लेवल पर अगर इफर्ट देखें तो फिर अफ्रीका ने जो है EEZ के जरिए जो है
अपना एफर्ट दिखाए हैं कि ईजेड में एक निश्चित अमाउंट में ही फिशरीज इत्यादि गतिविधियों को परमिशन दिया जाए। इसी प्रकार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फिलीपींस इत्यादि ने भी अपना एफर्ट दिखाया है। इसके बाद मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज एज परसेंटेज ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स अगर देखें तो अल्बानिया ये कंट्रीज़ है, इसका मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया टेरिटोरियल वाटर का यानी कि क्षेत्रीय वाटर का जो है कितना परसेंट है, तो 2.72। अल्जीरिया इसमें 0.009% ही मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अन्य देशों का भी है। हम लोग अगर आई से इंडिया का अगर देखें तो इंडिया का 0.17% पार्ट जो है मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य कंट्रीज़ का डिटेल लाइन से दिया हुआ है कि मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। कोरल रीफ्स एक इम्पोर्टेंट एनिमल होते हैं। इस समुद्री सीमा में पाया जाने वाला इस कोरल रीफ्स का विभिन्न यूज़ होता है। लकड़ी, औषधि और अन्य क्षेत्रों में जो है इस कोरल रीफ्स का यूज़ किया जाता है। एसिडिफिकेशन, पॉल्यूशन को कम करने में भी इस कोरल रीफ्स का योगदान होता है। टूरिज्म में भी इस कोरल रीफ्स का योगदान होता है। फिशेस एक इस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया में पाया जाने वाला प्रमुख एनिमल होता है। विभिन्न प्रकार के फिशेस इस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, जिन फिशेस का निश्चित अमाउंट में यूज़ कर पाने में विभिन्न कंट्रीज़ अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं। मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि एमपीए के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैराइन पार्क भी होते हैं, समुद्री पार्क होते हैं, कुछ समुद्री नेचर रिजर्व होते हैं, कुछ लोकल मैनेज्ड मैराइन एरियाज़ भी होते हैं जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है कोरल रीफ को। सी ग्रासेस भी आते हैं इस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत। शिप ब्रेकर्स भी आते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी आते हैं, टाइडल लैगून्स भी इस एरिया के अंतर्गत आते हैं, कुछ मड फ्लैट भी आते हैं, salt marshes, mangrove, rock platform, underwater areas on the coast इत्यादि, डीप वाटर वाला एरिया, ये सब एरिया जो है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को खतरा किससे है, तो लगातार डेवलप जो हो रहे हैं, जो लगातार टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी लगातार पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। इस पॉल्यूशन की वजह से मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को खतरा है। इसके अलावा ओवर फिशिंग की वजह से भी मैराइन रीजन को खतरा है। कोरल रीफ्स को सबसे सर्वाधिक खतरा है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के नष्ट होने से। जो है कोरल रीफ जो टूरिज्म और विभिन्न औषधि और इसके अलावा विभिन्न एनिमल्स को ये अपना संरक्षण और भोजन देने का काम करते हैं। तो इस कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा खतरा है। थैंक यू।